नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। अब जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में वर्चुअल हियरिंग के साथ साथ फिजिकल हियरिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए काफ़ी दिनों से मांग भी चल रही थी और तमाम हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की तैयारियां शुरू हो गई कि कितना डिस्टेंस रहेगा, कैसे कागज फाइल होगा, कैसे आर्गूमेंट होंगे, कोर्ट रूम के अंदर का क्या सीन होगा। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं कि वहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं और जो वर्चुअल हियरिंग कोविड के ज़माने में शुरू हुआ उसको लेके क्या फ़ायदे रहे, क्या नुकसान रहे, किस तरीके से वकीलों ने, जजों ने, कोर्ट्स ने इसको कोप अप किया, इसके साथ डील किया, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौजूदा एएसजी और पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके श्री रूपिंदर सिंह सूरी जी। सूरी जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि जो वर्चुअल हियरिंग का पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा? मेरा ऐसे था जी कि शुरू में कमियां काफ़ी थी वर्चुअल हियरिंग में, बट हर पासिंग डे के साथ हर रोज़ जो है इम्प्रूवमेंट होती है। और आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है और बड़ी मीनिंगफुल आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं, मिसलेनियस मैटर्स भी हो रही है, अर्जेंट मैटर्स भी हो रही है, रेगुलर मैटर्स भी हो रही है। बट टोटल जो कोर्ट्स हैं वो सारी कोर्ट्स नहीं खुली, 6 या 7 कोर्ट्स खुली हैं और वर्क प्रेशर भी उनके ऊपर रिलेटिवली कम है। बट 15 साल से ई फाइलिंग वगैरह के सिस्टम थे, इतना सब कुछ 15 साल में नहीं हुआ जो कि पिछले 6 महीने में हुआ। एंड आज के दिन सिस्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। लोगों को जिनको नहीं भी ज्ञान था, पर अगर उनके पास इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, अपना आईपैड है या लैपटॉप है, तो सब एक करने में सक्षम है। कई बार हम सोचते होते थे कि मल्टीनेशनल के लोग जहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे वहीं बैठ के अपना दफ्तर खोल लेते हैं, तो बड़े हैरानगी सी होती थी कि ये कैसे काम कर रहे हैं। बट आज यही हमारे काफ़ी वकील हैं जो कोर्ट भी नहीं आते, अपने दफ्तर भी नहीं आते, पर घर से बैठे सारा काम कर रहे हैं। तो प्रयास तो किया है, जजेस ने भी पूरा प्रयास किया है। स्पेशली आप ये सोचिए कि जजेस मोस्ट सेंसिटिव एज में है, 60 से ऊपर के हैं बाय एंड लार्ज। हाई कोर्ट का जज 62 में रिटायर होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 में होता है। बट जजेस की तरफ से प्रयास में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई कमी है। जहाँ तक ओपन हियरिंग का सवाल है, वो मजबूरी में खोला जा रहा है। जजेस खोलना नहीं चाहते इसलिए कि किसी की सिक्योरिटी और हेल्थ पे असर ना पड़े, बट खोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि लिविंग कैसे हो, लाइवलीहुड कैसे चले। सो वकील को अगर जीना है तो उसको काम आने के लिए क्लाइंट आएगा तो कोर्ट में आएगा। कई लोग जो बिल्कुल मार्जिनल वकील थे, 6 महीने में बिल्कुल उनकी पीठ टूट चुकी है। उनके एम्प्लॉयज़, उनके क्लर्क और स्पेशली जो लोग बाहर से आए और यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत दिक्कतें पेश हुई। सो इसलिए मजबूरी में उनको बोलना पड़ रहा है कि कोर्ट्स खोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम खोलेंगे, पर अभी फिक्स डेट नहीं आई, पर हाई कोर्ट की आगे की पहली से हम शुरू कर रहे हैं। बट एक ही डर है कि जैसे जैसे ही ये खोलते हैं, दिल्ली में फिर कोविड बढ़ रहा है। अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर इन्फेक्शन होगी कोर्ट में आने से, तो इसका नेगेटिव असर बहुत ज़बरदस्त हो। बट और कोई चारा नहीं है, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि कोई वैक्सीन फरवरी मार्च से पहले जल्दी से जल्दी भी करें तो आए। और WHO को तो ये है कि 2 साल तक ये प्रॉब्लम रहनी है। तो ठीक है, हमको ये जान के कि हाँ हमको खतरा है, हमको करना पड़ेगा। इसको पकड़ेगा कोविड तो पकड़ेगा, तो उसके बाद इलाज होगा। तो जो एक ई कोर्ट्स की आपने बात कही और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में तैयारियां चल रही थी कि क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हो जाएगी, लाइव स्ट्रीमिंग, हम उससे एक कदम आगे बढ़ क्वांटम जंप कर दिए। लाइव स्ट्रीमिंग तो बाद में उसके बाद आगे चल, हम उसकी तैयारी नहीं कर पाए और क्वांटम जंप में सीधे लाइव। और एक्सपीरियंस में ये आया कि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पे हो तो आप कह नहीं सकते कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। मैक्सिमम आप एक पास ओवर ले सकते हो, वो भी बहुत कम।
दूसरा ये कि लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको अपनी बहस करनी होती है। जी तीसरा ये कि वो कहते हैं कि रिटर्न सबमिशन आप पहले दे दो। तो हो सकता है इसके बाद ये सिस्टम इसी तरह कंटिन्यू करे, या इवन जो लाइव कोर्ट्स भी हो उसमें बोलेंगे कि जी टोटल टाइम एक साइड और दूसरी साइड दोनों को आधा आधा घंटा देंगे, और अपनी रिटर्न सबमिशंस पहले भी दे दो, उसके बाद कुछ और देना है तो वो भी दे दो, उसकी ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो मतलब ये है कि वर्चुअल कोर्ट की कुछ जो अच्छाइयाँ हैं हाँ। उसको आगे भी कंटिन्यू किया नेचुरली जाएगा। 3.5 करोड़ की पेंडेंसी है इंडिया में, ख़त्म तो करनी जी। है, तो ये अब इसको बड़ा अच्छा टूल मिल जाएगा इसको करने की। लेकिन एक चीज़ उसमें आती है कि हम बात अभी जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो 3 करोड़ केसेस या 3.5 करोड़ जो केसेस हैं, वो ज़्यादातर लोअर कोर्ट्स में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो अदर कोर्ट्स हैं। वहाँ के मुकदमे, वहाँ की आप अगर हिंदुस्तान की दूर दराज के जिलों को और उनको देखें, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ ये इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा कि आप टेक्निकली इतना जल्दी उसको कर सकें ताकि मुकदमों देखिए की। कोर्ट्स इक्विप्ड है यहाँ पे, तो इन्होंने सिस्टम्स लगा दिए, बट हैव नॉट्स तो हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। कितने ही लोग हैं जिनका मासिक खर्चा नहीं निकलता, उनके पास तो एक्सपेक्ट कि आईपैड होगा, कंप्यूटर होगा, ये सब तो दिक्कत है। और कई लोग सुबह आते हैं, शाम तक रोटी कमाते हैं, चाहे नोटरी का काम करें या कुछ करें, तो उसके मुताबिक है। नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स है उसमें एक चीज़ आप देखिए कि इलेक्शन सिस्टम के वक्त और ये जो डिजिटाइजेशन शुरू हो गई, लोगों के पास, सबके पास मोबाइल है, और मैंने 3-4 केसेस इस दौरान में मोबाइल के ऊपर ही बहस करी। सो कहीं ना कहीं तो सिस्टम्स लोग सीखेंगे, बिकॉज वो फ्रेंडली हैं और चीज़ें हैं। एंड आई थिंक इलेक्शन सिस्टम में हर एक के पास अपने अपने टेबलेट्स हैं, अपने अपने दिस हैं, तो वकील बड़ी जल्दी, क्योंकि पेट का सवाल है, तो बड़ी जल्दी सीखेंगे। सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि जो बार एसोसिएशन है या कोर्ट्स है, उनको ये प्रोवाइड करवाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पर्टिकुलर कमरा है जहाँ से आप बैठ के बहस कर सकते हो, आपके पास सिस्टम नहीं, तो इसी तरह का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जहाँ से लोग जा सके, बात कर सकें। क्योंकि एक बार अगर किसी को रिएक्शन हो गया तो फिर कोर्ट्स बंद करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो बड़े ध्यान से करना चाहिए। और बाकी वकीलों को डबल प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ये ना हो कि अपनी ही रोज़ी पे फिर दोबारा से कोई आघात कर पाए। क्योंकि इस दौरान जो था 6 महीने के दौरान, स्पेशली जैसा कि आपने कहा मार्जिनल वकील, उनको वाकई असर पड़ा है। और इस बारे में एक होम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी गई है, कुछ महिला वकीलों ने, करीब 2000 महिला वकीलों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि उनको लोन फैसिलिटी दी जाए। लेकिन अभी उस पर क्या होगी ना, हमारा मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये कि क्या जो आपने बात कही कि कोर्ट्स में, लेकिन चूंकि कोर्ट्स में गवाही होती है, सबूत रखे जाते हैं, और इसको लेते हुए क्या क्रिमिनल केसेस जो हैं और जो सिविल के केसेस हैं, क्या उसमें कुछ हो सकता है कि सिविल के केसेस वर्चुअल कोर्ट के जरिए ही सुने जाएं, क्योंकि उसमें इतना तामझाम नहीं होता है। क्रिमिनल में सबूत का और इन सब एविडेंस का और गवाही का ज़्यादा महत्व। तो क्या आपको लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक खास तरीके का मामले वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुने जाए और बाकी सब फिजिकल कोर्ट्स में हो, तो थोड़ा बंटवारा हो जाएगा? सिर्फ यही है कि जी अर्जेंसी क्रिमिनल केसेस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपनी लिबर्टी का सवाल है और सब कुछ होता है, और सब प्रायोरिटी उसको दी जाती है। ट्रायल का जो है, लुकिंग एट दिस की ट्रायल वैसे ही डिले हो रही है, कोई इतनी लाइफ एंड डेथ वाली अर्जेंसी नहीं है। बेल्स वगैरह जैसे है उसमें अर्जेंसी है, एंड हर केस तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं। जैसे कि अभी फाइल किया कि 13,400 पुलवामा के केस में चार्जशीट के साथ डॉक्यूमेंट हुए, तो इस तरह के केसेस ज़्यादा नहीं। इस तरह के केसेस करना मुश्किल होगा, पर दूसरे केसेस करना कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब ये हाँ, तो उससे ये फायदा होगा कि कम से कम वो केसेस जल्दी निपटेंगे। ट्रायल क्रिमिनल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने एक बात कही टाइम की, तो टाइम कम कर रहा है। दूसरी ये चीज़ है स्किल ऑफ द लॉयर एंड स्किल ऑफ द जज। जज भी तो टेक्नो सेवी जिसे कहना चाहिए, टेक्नो सेवी होना चाहिए, और
पुराने आदमी को सीखने में दिक्कत होती जी, है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, सो बिल्कुल। आप 60 साल में उनको बोलो कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाओ तो इतना आसान नहीं होगा। क्या? सो कुछ जो शुरू से अच्छे हैं और जो वकील अच्छे हैं उनको दिक्कत नहीं है। हम्म, इसी तरह अभी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, जो जिनको कंप्यूटर एजुकेशन है, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ के आए हैं, उनको दिक्कत कम हो रही है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन जो पहले नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और थी जो अभी ये डिमांड आई कि फिजिकल हियरिंग खोलने की बात होती, उसके पीछे ये वजह थी कि भाई न सुविधा है न उतने कैपेबल है। तो एक चीज़ ये भी आती है कि अगर आप कैपेबल नहीं है, सुविधा एक अलग चीज़ है और खुद कैपेबल होना एक अलग चीज़ है। अगर आप खुद कैपेबल नहीं तो उसके लिए एक सवाल तो यहाँ पे ये बनता है कि क्या उसके लिए आपको कोई एक जो अच्छा सुधार है उसको रोक लगाने की बात करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपने शुरू किया था आज से 45 साल 50 साल पहले अपना करियर एज ए लॉयर, उस समय भी दिक्कतें नहीं होंगी और जैसे जैसे आपने देखा उस समय भी तमाम चीज़ें बदली होंगी, आप लोगों ने भी सीखा और आप लोग भी इस स्टेचर पे आए। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वकील खुद सीखे और आगे बढ़ के इसको सीखे? कोई चॉइस नहीं है नीरज जी, उनको करना ही पड़ेगा और पेट करवाएगा। जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि आप जो सोचते हो वो आपका पेट डिसाइड करता जी, है। जी। वो सिचुएशन गलत नहीं है। ये सिचुएशन सीखेंगे, सारे ही सीखेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपका गुजारा नहीं। कुछ इन दिनों में जो नॉलेज में आई है, कुछ सुइसाइड हुई है जी, क्योंकि जी। पैसा नहीं कर पैसा सकते। नहीं, जी। और एक खुददार वकील को आपको मैं 5,000 तेरे को देता हूँ, 10,000 देता हूँ, तो ये उसको गवारा नहीं होगा। जी। और आप कोई सस्टेनेबल बेसिस पे आप कुछ देते नहीं। बार काउंसिल्स शायद करना चाहें पर इतना कुछ सुविधा मिली नहीं वकीलों को। और मिली तो रेवड़ियाँ अपने ही लोगों में बांटी गई बनिस्बत नीडी को। जी। और हमारे यहाँ पे अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई कि इतने प्रोफेशन के लिए हमको कितने वकील चाहिए। जैसे सीएस वगैरह हैं, वो तो रिजल्ट निकालते हैं 2-3% का, और 2-3% बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई आदमी उसको ज्वाइन नहीं कर जी। सकता। हमारे यहाँ तो नेशनल लॉ स्कूल के भी बच्चे आ रहे हैं और दूसरे कॉलेजेस के भी आ रहे जी, हैं। जी। एजुकेशन का बड़ा डिफरेंस है। सो कहीं ना कहीं हमें वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा इन ड्यू कोर्स कि हमारी लिमिटेड सप्लाई नंबर इतना। ऑफ सप्लाई। क्योंकि जो आ जाएगा उसने तो अपनी रोजी रोटी चलानी है ना। सबसे बड़ा धर्म तो है कि घर वालों को उनका दिक्कत ना हो कुछ भी। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर जो वैल्यूज है, एथिक्स है, वो गड़बड़ होगी। मैं इसी सवाल पे आ रहा था टाउटिज्म आ कि जाएगी। नंबर हाँ, ऑफ एडवोकेट्स ज़्यादा होंगे ज़्यादा। और सबको कमाना है, सबको अपना पेट भरना है, तो कुछ लोग तो मेहनती होंगे, ईमानदारी से अपना मेहनत करके कमाएंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग वही जैसा आपने कहा टॉटिज्म। हाँ। तो इसके केसेस अक्सर सुनने को भी मिलते रहते हैं, नहीं जी, पता नहीं एक जज मतलब लोअर लेवल पे। निचले जी। नहीं, बड़े लेवल पे भी जी। वकील पता नहीं किस वक्त एक जज को दिन में 50 बार तो बिकता होगा वो। इन द सेंस कि मैं जज के नाम पे ये है, हाँ, वो है। बिल्कुल, जज बिल्कुल। साहब को मालूम भी हाँ, बिल्कुल। टोटल इंटेग्रिटी, ही डजंट नो एनीथिंग, बट उनके नाम हाँ पे। हाँ, क्योंकि जरूरत है। जी, जी, जी। अच्छा, जब आपने शुरू किया था उस समय इस तरीके का तो कोई चैलेंज नहीं आया जो आज कोविड वाला, लेकिन आप लोगों के समय में कैसे चैलेंज थे, किस तरीके के चैलेंज तो सीधा था कि हम हिंदी स्कूल से थे और दिल्ली का वातावरण ऐसा था कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी उसको अनपढ़ समझा जाता था। जी, तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी, कि जी। जहाँ से जो कि हमें लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थे। जी, हायर सेकेंडरी के बाद हम इधर शिफ्ट हो गए दिल्ली। सो अच्छे नंबर आए थे हायर सेकेंडरी में, बैडमिंटन का भी अच्छा प्लेयर था, स्टेट तक रिप्रेजेंट किए थे। तो मैंने यहाँ 2 ही कॉलेजेस में अप्लाई किया, एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और एक सेंट स्टीफेंस। जी। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से तो एडमिशन मिल गई बिना इंटरव्यू के। सेंट स्टीफेंस वालों ने इंटरव्यू कार्ड ही नहीं भेजा, डेट भी फिक्स हो गई। और मेरा मन कॉमर्स करने का नहीं था, इकोनॉमिक्स करना चाहता। सो मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी मेरे को तो आया नहीं और इंटरव्यू कल है। सो बोले बेटा जाके इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि बुलाया नहीं। कहते हाँ मैं सुन लिया,
मेरे को वो तो फेंक देंगे, कहते तो अभी क्या फर्क है, फेंका ही हुआ है। सो नेक्स्ट डे देन आई वेंट देयर एंड जैसे ही लास्ट आदमी बाहर निकला मैं अंदर चला गया, तो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हुए थे, 9 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ, हमने तो बुलाया नहीं। मैंने कहा जी मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मेरी स्टडीज़ अच्छी है, मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूँ, आपने नहीं बुलाया पर मैं इंटरव्यू देने आया। 1 घंटा उन्होंने इंटरव्यू दी और अगले दिन मेरा नाम लिस्ट में दिया। तो इस चीज़ ने मेरे को ये बताया कि भाई लाइफ में अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए और तुम उसके लिए करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे उसका रिलीफ मिल सकता है, कोई अपने मन में मत हारो। तो एक ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। दूसरा ये था कि हमारे एक इंग्लिश प्रोफेसर थे, पियर्सन सुरेटा, लंदन से आए हुए थे, वो ट्यूटोरियल लेते थे इंग्लिश में। उन्होंने बोला हमारे ग्रुप में 10-11 के ग्रुप होता था कि आप ऐसे लिखिए कॉकटेल्स को। अब मुझे तो मालूम नहीं था कॉकटेल क्या होता है, मैंने मुर्गे की पूंछ में लिख दी। अब वो एक पेपर ले और सबको एनालाइज करें। वो देखते ही उनको पता लगा कि यार ये तो बिल्कुल नालायक आदमी, और सब हंसने लगे। उस बंदे ने सबको हंसने दिया और मैं ऐसे कि आज ज़मीन फट जाए तो मैं नीचे चला जाऊँ, बिकॉज समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहे। तो बोला तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक ही आदमी जरा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है और बहुत ओरिजिनल है, तुम लोगों को नहीं सूझा, इसको आया। सो मेरे ख्याल में आप सब लोग इसको एमुलेट करें। मतलब इंस्टेड ऑफ मेरे को डिस्करेज करने के उन्होंने इनकरेज किया। आई थिंक असली टीचर की यही वैल्यू। शाम को बुलाया उन्होंने, बोले कि ये देखो ये डिक्शनरी रखो और ये 50 ऑथर हैं, रात को रोज़ 50 पेज पढ़ के सोना और डिक्शनरी से मतलब देखना। और मैं आज भी वो फॉलो कर रहा हूँ। सो मतलब दिस वाज अनदर लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। फिर यही था कि अंग्रेजी में बात करने के लिए भागे नहीं, बेइज्जती हुई, शर्म हुई, कुछ हुए, बट कोशिश करते रहे। बाकी काम के वक्त प्रश्न ये था कि बिजनेस वाले थे नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं, डीटीसी बस थी और ब्रीफ केस था। तो यही सोचा कि राइट साइड कितनी फीस मिलनी है ये मत सोचो, काम आना चाहिए। और जो काम आया किया, मुफ्त भी किया, बहुत किया, पर जो भी काम किया हर चीज़ काम में आई बाद में, वो नॉलेज जो भी हमने पढ़ाई पे करी। सो यही मैं कहूँगा कि केस लॉ तो पढ़ो ही पढ़ो, पर जो भी काम आए आप पैसे की फिक्र मत करो। कहीं ना कहीं सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन होगा ही होगा हमारी लाइफ में, कहीं और नहीं होता, पर यहाँ पे हुई। सो करते करते फिर लॉ फर्म बनाई 84 में, फिर लॉ फर्म करते करते 70 लोग उसमें हो गए, वन ऑफ की टॉप 10 फर्म्स ऑफ इंडिया हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में हमको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड स्टैंडिंग काउंसिल बन गए। तो वो भी सिद्धार्थ शंकर जी ने बना दिया। तो इसलिए बनाया कि उनके जूनियर्स ने हमारा नाम दिया था, तो 25 के करीब बंदे गए होंगे उनके पास कि जी हमको भी बनाइए। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप अच्छे हैं पर ना बनाओ तो किसका नाम है। तो 25 में से 18 ने मेरा नाम दिया, तो इसलिए इस तरह मेरे को वो मिला। बाकी बड़ा अच्छा मौका रहा। आई थिंक लोग गवर्नमेंट के काम को कई बार नकारते हैं, पर हमें मौका मिला बड़े से बड़े वकील के अगेंस्ट भी आर्ग्यू करना। पर मैं नीरज जी फर्मली बिलीव करता हूँ कि 40% प्रैक्टिस आपके गुड मैनर्स की। अगर आप शुरू से गुड मैनर्स रखोगे तो बड़ी ओपनिंग आएगी, और उसके बाद अगर आप सुनोगे ज़्यादा और बोलोगे कम तो नॉलेज बढ़ती जाएगी। और इसको करने में मेरे को काफ़ी रहा। सो कृपा रही, फिर सीनियर बने, फिर सीनियर के बाद एडिशनल। अच्छा हम वापस लौटते हैं उस पर जो वर्चुअल कोर्ट। अब आपको क्या लगता है कि ये टिकेगा या फिर वापस पुराने ढर्रे पे लौटेंगे? नहीं, अब मेरा ख्याल दोनों सिस्टम इकट्ठे चलेंगे एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अभी इन्होंने रियलाइज़ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, कि आपका दफ्तर 16 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अब कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केरला में बैठा होगा तो वो फाइलिंग कर देगा, वहीं से कर देगा। तो यहाँ के वकीलों को दिक्कत होगी। प्लस
क्लाइंट का फेथ होता है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील में उसको इतना फेथ हो, यहाँ पे चाहे आके कि एंगेज करना, कुछ करना, वहीं से बहस कर सकते। जी तो यहाँ पे मेरा तो ख्याल है कि सीनियर्स की प्रैक्टिस में भी फर्क पड़ेगा और लोकल लॉयर्स का भी पड़ेगा, ताकि लोग नहीं तो आते थे यहाँ पे आके जैसे भी वो पैसे देते थे। पैसे देते थे। और कुछ सीनियर्स, मैं भी उसमें पार्टी हूँ, कि इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस मांगी जाती है कि जो कि जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। पर आप काफ़ी लोग, हम जैसे लोगों को इसलिए देना पड़ता है कि कोई ये ना सोचे कि ये फीस कम चार्ज कर रहा है तो इसको आता नहीं। उसमें दो वजह, एक तो ये कि अगर आप फीस कम चार्ज, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपकी फीस कम होगी तो एक तो आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो आप कितनों को कोप कर सकते हैं, मतलब देयर इज़ अ लिमिट, एज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज़ अ लिमिट, आप सबको तो नहीं। तो एक तो वो वजह होगी, और दूसरा जैसा कि आपने कहा कि क्या कहते हैं, इसको आता नहीं, अब जब नहीं हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो और ये सिस्टम 15 साल से चल रहा था, 1040 एडमिशन का था, 1680 रेगुलर का था। और आप कुछ सीनियर्स को ऑफर भी ज़्यादा करो कि आप 5000 ले लो और मेरा केस कर दो, तो वो कहते थे नहीं कर। सो ये सिस्टम चला, क्योंकि हमारा नोबल प्रोफेशन है, ग्रेट बिजनेस नहीं है। और अगर आप इतनी प्राइस चार्ज करो कि आप जस्टिस ना दिलवा सको, तो कोई फायदा नहीं आपके या वक्त जस्टिस मिले तो इस हालत में मिले कि वो बेचारा उसको एंजॉय करने की स्थिति में ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो फीसिस तो रैशनलाइज होनी चाहिए, और जो सिस्टम था 1040 और तो 1680 क्या आप मानते हैं कि फिक्स होनी चाहिए, फिक्स कर दी जानी होनी चाहिए? चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कर दी ताकि जानी लोगों चाहिए। के बीच में आए। और आपको प्रेशर ज़्यादा तो आपको मैं पहले 5 केस लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। जी, अच्छा एक चीज़ और लोगों ने ये कंडक्ट से दिखाया, किया भी लोगों किया ने, भी, बिल्कुल किया किया। भी, और भी कर रहे होंगे लोग, तमाम लोग होंगे जो अभी नहीं, अभी 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 वो इंसान माहौल नहीं रहा, वो कल्चर नहीं रहा। हाँ। अच्छा एक चीज़ और थी जो इसके बारे में ये कहा जाता है वर्चुअल, जैसा कि आपने भी इसको मेंशन किया, तो क्या न्याय सस्ता होगा और जल्दी होगा अगर वर्चुअल वाला मामला चलता है? न्याय एक्सेसिबल होगा, जी सस्ता तो जो है ही है, बट एक्सेसिबल हो। एंड यस, बड़ा जल्दी से चलेगा, और जितना भी हमारा बैकलॉग है उसको इफेक्ट करेगा। आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि ट्रायल कोर्ट्स में जितने केस फाइल होते हैं तकरीबन उतने ही डिस्पोज होते हैं। ब्लॉकेड है हाई कोर्ट्स। हाँ, और कई टोटल मिला के हाँ कई हाँ 20 लाख केसेस हाँ, पेंडिंग नॉट है। ओनली दैट, उनके साथ इतने केसेस जुड़े हुए हैं कि एक केस नहीं किया तो 50 केस और जो है वो पेंडिंग रह जाते। पेंडिंग है। एंड ये मेरे को आज तक नहीं समझ में आता कि आप जिस दिन जज आता है, आपको मालूम है कि वो रिटायर कौन से दिन होगा, जी। उसकी रिप्लेसमेंट आप एक दिन पहले क्यों नहीं कर सकते? चाहे वो हाई कोर्ट कोलिजियम हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी भी 40% जजेस की वहाँ पे कमी है। हाँ नहीं, इवन अगर आप स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए, हाँ तो 150 जजेस के मतलब क्या कहते हैं पोस्ट हैं, हाँ। और वहाँ पे 100 या 110 जजेस या 120 जजेस हैं, और वो 150 जज आज तक नहीं हो पाए। जब से 150 नंबर वो फिगर पहुँचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तो नीरज जी, मैं अगर प्लैनेट जुपिटर से आऊँ स्टडी करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि जुडिशरी एफिशिएंट नहीं है, और गवर्नमेंट लीगल सिस्टम में एफिशिएंट नहीं है। और हर गवर्नमेंट को रन करने के लिए लॉ चाहिए और सैंक्शन चाहिए। अब अगर आप सैंक्शन, आज कोई क्राइम करता है उसको सज़ा 15 साल में देते हो, तो उसको कोई मतलब नहीं। डेमोस्ट्रेटिव जस्टिस होना चाहिए। आज का अगर क्राइम हुई है 6 महीने में फैसला होना चाहिए, ताकि लोगों को हेजिटेट हो। तो ये कमी है हमारे सिस्टम में। मैं ये नहीं कहता, जजेस भी पूरा जोर लगा रहे हैं, वो लॉ मिनिस्ट्री भी कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, बट जो भी सिस्टम कर रहे हैं कहीं ना कहीं फेल होता है। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ पे I कमी think कमी कहाँ पे कमी लगती है? देखिए, मतलब एक जजों की कमी तो एक चीज़ हो गई, क्योंकि लोअर जुडिशरी में भी काफ़ी कम है, वहाँ तो आधे से ज़्यादा कम है। एंड 40% केसेस आपने बताया, 40% जजेस हाई कोर्ट पता नहीं, से शायद जजेस के माइंड में होगा कि ठीक कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि जजेस वांट बेस्ट ऑफ द पर्सन्स टू कम। कई लॉयर्स तो मानते ही नहीं आने के लिए, और बाकी के लिए हो सकता है उनको ना होता हो, बट काफ़ी चीज़ें जो रिकमेंड भी होती हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को नीचे भी जरूरी कि मान ले उसको।
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी रिपोर्ट्स रखती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। सो पता नहीं क्या सिस्टम है, बट मैं ये मानने को समझने को तैयार नहीं कि जिस दिन जज आया आपको मालूम है किस दिन किस दिन रिटायर हो, रिटायर होगा, तो पहले से सिस्टम होना पहले चाहिए। से शुरू होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो आपने बात कही इसकी न्याय फास्ट होगा, सस्ते को लेके जैसे आपने फीस की बात की, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, सस्ते में पड़ेगा। मीडिएशन बहुत फैशनेबल हो जाएगी। जी। एंड सीधी बात है ना जी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी वकील बहस कर सकेगा, हाई कोर्ट का भी कर सकेगा, इधर भी कर पाएगा, तो वहाँ पे तो रेट्स कम ही है। जी, मतलब ये फर्क पड़ेगा हाँ, उसमें। बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो क्या कहते हैं, अभी जो वर्चुअल हियरिंग पे एक कई तस्वीरें आई जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट भी किया कि भाई वर्चुअल हियरिंग की जो तस्वीरें हैं वो न दिखाई जाए, क्योंकि वो कोर्ट रूम के अंदर की बात है और उसमें कुछ वकीलों के कुछ के कपड़े प्रॉपर नहीं पहने हुए थे या इस तरीके का था। इसको देख के आपको क्या, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो हमारा कोर्ट का सिस्टम तो ओपन सिस्टम ही है, कोई भी जा सकता था, सुन सकता था, तो उसमें आई थिंक उनका सिस्टम अलाउ नहीं करता, वरना तो कोई उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूरी साहब, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्री धन्यवाद। रूपिंदर सिंह सूरी जी, जिनका मानना है कि जो वर्चुअल हियरिंग वाला जो सिस्टम शुरू हुआ है ये चलेगा, साथ साथ फिजिकल हियरिंग भी चलेगा, इसके तमाम फायदे हैं जो आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे। और इनका ये भी मानना है कि जब आप आए थे, जब आपने प्रोफेशन अपना शुरू किया था, लैंग्वेज को लेके थोड़ा वो था, लेकिन इन्होंने उसको कोप अप किया। और अगर कोई भी वकील या कोई भी व्यक्ति चाहे तो उन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मेहनत है, उसमें मेहनती है और उसमें दम है, तो वो अपनी दिक्कतों से पार पा सकता है। सुबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।